आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल और लेकर हाजिर हूं 25 मई का न्यूज पॉडकास्ट। दिन भर सबसे पहले हेडलाइंस। 2 महीने बाद उड़े विमान, लेकिन यात्री रहे परेशान। देखिए, ये ऐतिहासिक है कि 2 महीने बाद एयरपोर्ट खुले हैं और जिस तरह का एयरपोर्ट मैंने देखा, ऐसा शायद ही पहले हम लोग ने कभी देखा होगा। गर्मी से झुलसा उत्तर भारत, मौसम विभाग का रेड अलर्ट। इन दिनों आसमान हमारे पास खुला हुआ है और सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो एनर्जी है पूरी धरती पर मिल रही है। इसके चलते ये तापमान में सिग्निफिकेंट अमाउंट में वृद्धि हुई है। जारी है कोरोना का कहर, मामले 1,40,000 के करीब। भारत दुनिया में 10वें नंबर पर आया है कोरोना के केसेस में, और आज जो बढ़ोतरी हुई है 25 मई के दिन, वो करीब 6,977 नए कोरोना के मरीज जुड़े हैं इस पूरे केस में। और कार्यक्रम में आगे याद करेंगे महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर को और बताएंगे कहां पहुंचा टिड्डी दल। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में विमान यात्रा आज से हुई शुरू। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से उड़ानों की शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एयर इंडिया के विमानों में बीच की सीट खाली रखी जाए, पहले की बुकिंग के लिए 10 दिन की मोहलत। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं अब छात्र अपने ही स्कूल में देंगे। भारतीय सेना ने भारत चीन सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ज्यादा जवान तैनात कर निगरानी बढ़ा दी है। कोरोना मरीजों के तेजी से बढ़ते आंकड़े के कारण भारत विश्व के 10 सबसे बड़े कोरोना प्रभावित देशों में शामिल हो गया है। केंद्र सरकार कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अलग अलग मंत्रालयों की ओर से उठाए गए सभी कदमों को डॉक्यूमेंट करेगी। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर नोएडा के बाद अब गाजियाबाद ने भी दिल्ली बॉर्डर किया सील, सिर्फ पास वालों को एंट्री। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 दिन के लिए तपती गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। आशंका है कि टिड्डी दल हरियाणा के रास्ते दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपील की है कि देश के श्रमिक कानून को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए रखें। रेलवे 22 मार्च से 30 जून के बीच रिजर्वेशन काउंटर से बुक कराए गए टिकटों के रिफंड आज से दे रहा है और ईद उल फितर का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। 2 महीने के ब्रेक के बाद आज विमानों ने फिर से आसमान में उड़ान भरी। केंद्र सरकार के घरेलू उड़ानों को मंजूर देने के बाद कई राज्यों के रुख स्पष्ट न करने से गफलत रही और कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। जो विमान उड़े उनमें भी सफर अब पहले जैसा नहीं रहा है। कई चीजें हैं जो बदल गई हैं। हमारी सहयोगी मौसमी सिंह ने दिल्ली से लखनऊ और फिर वापस दिल्ली तक हवाई यात्रा की। अब से कुछ देर पहले मैंने उनके अनुभव जानने के लिए उनसे बात की और सबसे पहले यही पूछा कि कोरोना वायरस के इस दौर में अब हवाई यात्रा कैसे हो रही है। देखिए, ये ऐतिहासिक है कि 2 महीने बाद एयरपोर्ट खुले हैं और जिस तरह का एयरपोर्ट मैंने देखा, ऐसा शायद ही पहले हम लोग ने कभी देखा होगा। सुरक्षा के लिहाज से, एहतियात के लिहाज से, सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से बहुत अलग था। तो ये एक्सपीरियंस जो है काफी फर्क था बाकी एक्सपीरियंसेस से। और हम लोग ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर लिए हुए हैं, कम लगेज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है खाना कैरी कर रहे हैं, क्योंकि आपको फ्लाइट में खाना नहीं मिलेगा। अपना पानी खुद कैरी कर रहे हैं। तो सब लोग, मैंने देखा, एक अनुशासन था, डिसिप्लिन था और सब लोग जो है एहतियात बरत रहे थे। और मौसमी, क्या एयरपोर्ट पर पहले से ज्यादा वक्त लग रहा है सुरक्षा जांच वगैरह में? देखिए, ये मैं कहूँगी कि वक्त ज्यादा लग रहा है, क्योंकि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, दूसरा कि आप जैसे टिकट भी आप दिखाएंगे, जैसे गेट पे पहुँचते हैं आप सबसे बाहर, तो आपका CISF के जो जवान है जब देखते हैं आपका टिकट, तो शील्ड लगी हुई है, उसके थ्रू देखते हैं, तो देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, पैनिक करने से कोई फायदा है नहीं। तो और बाकी ये शुरुआत है, टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी, एक नया सिस्टम जो है वो लागू किया जा रहा है, तो थोड़ा कोऑपरेट भी करना जरूरी है। और जी, वक्त ज्यादा जरूर लग रहा है, पर धीरे धीरे अथॉरिटीज भी ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंट होता जाएगा वैसे वैसे सामान्य हो जाएंगे हालात।
मौसमी जी, जो लोग हवाई यात्रा करने जा रहे हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगी? तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। एक तो ट्रैवल लाइट, अपना जो आपने हैंड बैगेज लिया है एक ही है, पर आपको लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा, पीठ पे होगा, तो ट्रैवल लाइट करें। एक ही चेक इन बैगेज है, उससे ज्यादा आप नहीं ले जा सकते। पानी और खाने का सामान अपना लेके चलिए। बार बार सैनिटाइजर लेके अपना हाथ सैनिटाइज कीजिए। एयरपोर्ट पे भी जगह जगह सैनिटाइजर है, जहाँ मौका मिले वहाँ पे सैनिटाइज कीजिए। नीचे पट्टियों को देखिए, जमीन पे हर जगह पट्टियां लगी हुई हैं। अपने आगे वाले से अपने पीछे वाले से कितना फासला मेंटेन करना है, ये ध्यान रखिए। तो ये डूज एंड डोंट्स है। और कई लोग पूछ भी रहे थे कि हम 2 लगेज लाए हैं, हम 3 लगेज लाए। तो गाइडलाइंस आएंगी जब आप फ्लाइट बुक करेंगे, आपका बोर्डिंग पास होगा, आपका बैगेज टैग होगा और उसके साथ गाइडलाइंस आएंगी। जी हाँ, बैगेज टैग, पहले बैगेज टैग नहीं होता था, अब बैगेज टैग दोबारा से आपको लेना अनिवार्य है ऑनलाइन। हर चीज दिल्ली एयरपोर्ट पर हर चीज ऑनलाइन हो रही है। बोर्डिंग पास आपको मशीन से नहीं निकालना है, खुद आपको जाके काउंटर पे मिलेगा, क्योंकि टचिंग जो है मिनिमाइज कर दिया गया है। भूल जाइए कि आपके हाथ है, भूल जाइए आपका फेस है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी सिंह। तो बहुत से यात्री ऐसे भी थे जो एयरपोर्ट तो पहुंच गए लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। दरअसल उनकी उड़ान रद्द हो गई थी। यात्रियों का कहना था कि उन्हें सही समय पर जानकारी नहीं दी गई। सुनिए नितिन ठाकुर की ये रिपोर्ट। देश में घरेलू विमान सेवा आज सुबह से बहाल हो गई, मगर सब कुछ ठीक नहीं रहा। आधी रात से ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की भीड़ लग गई थी। बड़ी उम्मीदों से लोग हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन तब निराश हो गए जब पता चला कि करीब 80 उड़ानें रद्द हो गईं। दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, इंदौर के लिए जाने वाला कोई भी जहाज टेक ऑफ नहीं हुआ। आज तक से बात करते हुए यात्रियों ने बताया कि उनका ट्रेवल एजेंट कह रहा है कि विमान जाएगा, जबकि हवाई अड्डे पर सूचना बिल्कुल उलट मिल रही है। मुंबई से गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। जैसे ही मुसाफिरों को सूचना मिली, निराशा और गुस्सा दिखाई देने लगा। मुंबई का हाल आपको बताएंगे, मगर पहले आपको सुनाते हैं कि जब आज तक संवाददाता संजय शर्मा दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें क्या दिखा। सबसे बड़ी बात यह है कि 332 फ्लाइट यहां पर 24 घंटे में आज पहले दिन शेड्यूल्ड थी, लेकिन उसमें से 68 फ्लाइट कैंसिल हो गई है। लिहाजा उसमें दोनों शामिल हैं, उसमें टेक ऑफ करने वाली भी और लैंड करने वाली फ्लाइट भी। हम इससे पहले अभी तक अराइवल डिपार्चर पे थे और अब हम अराइवल पर पहुंच गए हैं। जैसे जैसे विमान उतरते जा रहे हैं, यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। जो कियोस्क वहाँ ऊपर दिखाई देता है, यहाँ वो कियोस्क नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे यात्री ऐसे, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, आप लोग कुछ दिखाइए, आप लोग कुछ कीजिए, ये तो कोई हमारी सुन नहीं रहा। मुंबई में भी लोग भारी भरकम किराया चुकाकर अपने ठिकानों से हवाई अड्डे तक पहुंचे थे, मगर काफी लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले देश में सबसे अधिक हैं, इसलिए राज्य सरकार ने एहतियातन सिर्फ 25 विमानों को आने और 25 को जाने की इजाजत दी है। बता रहे हैं आज तक संवाददाता सौरभ वक्तानिया। बहुत ज्यादा पैसे देकर उनको यहाँ पर एयरपोर्ट पहुंचना पड़ा है और जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने के वजह से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऑनलाइन और जो एयरलाइंस की ऐप है वहां पर तो ठीक तरीके से दिखाया जा रहा था कि फ्लाइट्स ऑन टाइम है, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनको ये बताया गया कि आपकी फ्लाइट्स कैंसिल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी पहले ही दिन पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया। करीब 20 विमानों को उड़ान भरनी थी, मगर अचानक आधा दर्जन फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। यही हाल लखनऊ का भी रहा। बेंगलोर से हैदराबाद जाने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे यात्री भी कैंसिलेशन से काफी नाराज दिखाई दिए। मेरी 11 बजे की एयर इंडिया की फ्लाइट थी A10809। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। कल मेरे पास मैसेज आया एयर इंडिया से कि फ्लाइट चल रही है, लेकिन अब नहीं चल रही है। बताया जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिलेशन के पीछे राज्य सरकारें हैं, जो कोरोना संक्रमण नियंत्रित करने की कोशिश में कम से कम फ्लाइट को आने जाने की इजाजत दे रही हैं। हालांकि लोगों को इस बारे में स्पष्ट नहीं बताया गया, इसलिए दिक्कतें बढ़ गई हैं। उम्मीद है दूसरे दिन से हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। नितिन ठाकुर, आज तक रेडियो। शुक्रिया नितिन। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीट खाली रखने पर फैसला देते हुए कहा है कि बीच वाली सीट खाली रखी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को 10 दिनों के लिए बीच वाली सीट पर सवारियों को ले जाने की इजाजत दे दी है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि ये कॉमन सेंस की बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग अहम है
और अब बढ़ते हैं आगे। भारत में आज कोरोना संक्रमण के लगभग 7,000 नए मामले सामने आए हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही 50,000 से ज्यादा मामले हैं। भारत में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की तादाद भी 4,000 को पार कर गई है। अब भारत दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल हो गया है। भारत में कोरोना संक्रमण की अभी स्थिति क्या है और किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं मामले, यही समझने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे के डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय से और सबसे पहले यही पूछा कि ताजा आंकड़े क्या हैं। भारत दुनिया में 10वें नंबर पर आया है कोरोना के केसेस में और आज जो बढ़ोतरी हुई है 25 मई के दिन वो करीब 6,977 नए कोरोना के मरीज जुड़े हैं इस पूरे केस में। लगभग 5.3% की ग्रोथ हुई है। यानी कि अभी भी जो सिलसिला है पिछले एक हफ्ते के भीतर जो नए केसेस आने का वो तकरीबन 6,000 के आसपास पहुंचता दिख रहा है, क्योंकि आज 6,000 का आंकड़ा तभी क्रॉस कर लिया था हर दिन के नए मरीजों का 22 मई को, और 22 मई के बाद से 23 मई को 6,654 के आसपास नए मरीज जुड़े, फिर 24 मई को 6,767 नए मरीज जुड़े और फिर 25 को 6,977, यानी कि तकरीबन 7,025 मई को नए कोरोना के मरीज भारत में जुड़ गए। तो लिहाजा स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। जो कोरोना से मौत होने वाली है और उसके आंकड़े जो है वो 4,000 को पार कर चुके हैं। तो ये सही बात है कि भारत तकरीबन 10वें पोजीशन पे आ चुका है। उसका पोजीशन अभी ईरान को उसने रिप्लेस किया, ईरान जो कि 1,35,000 के आसपास था। और उसके बाद जो टर्की है भारत से ऊपर है 9वें पोजीशन पर, जर्मनी है, लेकिन टॉप के जो 2 पोजीशन है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है और ब्राजील है। हालांकि एक चीज सबसे पॉजिटिव थोड़ा सा साइन कहा जा सकता है इसको, कि जो फैटेलिटी रेट है, केस फैटेलिटी रेट, वो 2.9 के आसपास है, जो तकरीबन हफ्ते भर पहले 3.2 के आसपास हुआ करती थी। दीपू, बीते सप्ताह से हर दिन 5,000 के करीब मामले आ रहे हैं, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि भारत को अभी सबसे बुरा दौर देखना बाकी है? आप देखेंगे कि जो कैसे 24 तारीख तक के जो टेस्ट के आंकड़े हैं भारत के, वो अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि 25 के आंकड़े देर रात तक आते हैं। तो आज जो 24 के आंकड़े हैं करीब 29,43,421 टेस्ट हुए, सैंपल टेस्ट हुए, और उस समय केसेस जो थे 24 तारीख के वो 1,31,868 के आसपास थे। तो जो रेशियो बनता है ये 4.48 का है। जो इससे पहले पिछले दिन का है वो 4.41 का है, उससे पहले 4.36, यानी कि लगातार जो रेशियो है, यानी कि 100 में जो टेस्ट हो रहे हैं 100 में, उसमें पॉजिटिव होने वालों की जो तादाद है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि हर 20 टेस्ट में एक मरीज कोरोना का पॉजिटिव पाया जा रहा है। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि जो माइग्रेटेड लेबरर आए हैं माइग्रेशन के बाद, उन स्टेट्स में खासकर से बिहार, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान, वहाँ पे भी इस तरह से देखा जाए तो कोरोना के मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं और जो टेस्ट रेशियो है, टेस्ट पॉजिटिविटी रेशियो, वहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये नए इमर्जिंग हॉटस्पॉट हैं। जो ग्रीन जोन जो डिस्ट्रिक्ट माने जा रहे थे वो अब वहाँ पे नए मरीज आ रहे हैं, और एक तरह से ये इम्पोर्टेड डोमेस्टिक कहा जाए, स्टेट वर्सेस स्टेट, यानी कि जो इंडस्ट्रियल सिटीज थी, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या तमिलनाडु या गुजरात, वहाँ से जो मरीज राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लेबरर आए, वो अपने साथ कुछ कोरोना के जो है वायरस लेके आए और उन्होंने कुछ जगहों पे इन्फेक्ट किया है और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लिहाजा यहाँ पे एक नया क्लस्टर डेवलप हो रहा है। तो इंडिया में अभी देखा जाए तो जो टॉप के स्टेट थे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उसके बाद धीरे धीरे ये केसेस इमर्ज कर रहे हैं बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान के एरिया में, और ये एक खतरनाक संकेत है। शुक्रिया दीपू राय। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर और दूसरी ओर मौसम की मार। उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों और महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। आज दोपहर मैंने बात की जयपुर में आज तक संवाददाता शरद कुमार से और जाना मौसम का हाल। राजस्थान में मई के महीने में आसमान से आग बरस रही है। पूरा राजस्थान गर्म भट्ठी बना हुआ है। जयपुर में तापमान जहां 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है, वहीं चूरू जैसे इलाकों में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में तापमान 44 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं, धौलपुर और कोटा जैसे इलाके, वहां भी तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है।
नौतपा की शुरुआत से ही राजस्थान बुरी तरह से तपने लगा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में धूल भरी आंधियां भी चलेंगी। जो लोग कोरोना की वजह से तापमान में बढ़ोतरी मांग रहे थे, अब कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं और तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसे में लोग घरों में दुबके हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 30 मई के पहले कोई राहत नहीं मिलने जा रही है, तापमान में और बढ़ोतरी होगी। शुक्रिया शरद। काम की वजह से घरों से बाहर निकलने वाले लोग अब गर्मी से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के इन लोगों को सुनिए। सवेरे 9 बजे से आज इतनी गर्मी पड़ने लग गई यहाँ पर कि मतलब घर से निकलना दूभर हो गया था, और जैसे ही घर से निकला है तो एकदम हाथ में चट्टे टाइप के पड़ने लग गए, दाने टाइप के उभर आए हैं। गर्मी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह से ही सूरज में आग बरस रही है और बहुत जरूरी काम पे ही हम लोग बाहर निकल रहे हैं और जगह जगह पानी पीना पड़ रहा है और गला बिल्कुल सूखता चला जा रहा है। और क्या होती है हीट वेव, यही समझा रहे हैं मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव। इन दिनों आसमान हमारे पास खुला हुआ है और सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो एनर्जी है पूरी धरती पर मिल रही है। इसके चलते ये तापमान में सिग्निफिकेंट अमाउंट में वृद्धि हुई है और हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है। हीट वेव हम लोग तब कहते हैं जबकि जो है सामान्यतः जो तापमान होना चाहिए उस ड्यूरेशन में उससे लगभग 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हो जाता है, या फिर दूसरा कंडीशन है कि अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान चला जाता है तब हम लोग हीट वेव की कंडीशन को कहते हैं कि इस एरिया में हीट वेव। और 25 और 26 तारीख को ये हीट वेव की कंडीशन और ज्यादा हो जाएगी, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और इसके चलते जो है जो तापमान है लगभग 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में आने की संभावना है। तो आने वाले जो आपके पास 4 से 5 दिन है, लगभग 28 तारीख तक हीट वेव की कंडीशन दिल्ली एनसीआर में बनी रहेगी। उसके बाद चूंकि हमारे पास एक अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और साथ साथ जो लोअर लेवल में हमारे पास पूर्वी हवाओं का प्रभाव पड़ेगा, जिनका प्रभाव 28 और 29 तारीख से पड़ना शुरू होगा। उसके चलते हमारे पास 29 और 30 तारीख में दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में, साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तमाम इलाके हैं वहां पर हल्की बारिश होने की संभावना है, साथ ही साथ धूल भरी आंधी और थंडरस्टॉर्म आने की संभावना। शुक्रिया कुलदीप श्रीवास्तव। वहीं आज मौसम विभाग ने कहा है कि ये हीट वेव गुरुवार से कमजोर हो जाएगी। 29 मई के बाद से उत्तर भारत में पूर्वाई चलने से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन की वजह से देश भर में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के लाखों प्रवासी मजदूर अब अपने घरों की तरफ लौटे हैं। यूपी सरकार ने ऐसे कामगारों के लिए प्रवासी कमीशन का गठन किया है, जो इनके लिए काम मुहैया कराएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि यूपी के मजदूरों को रोजगार देने के इच्छुक दूसरे राज्यों को अब यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी गरिमा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए प्रवासी कमीशन का गठन किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रवासियों को रोजगार देने के इच्छुक दूसरे राज्यों को यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। लाखों की संख्या में मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल और साइकिल पर अपने घरों की ओर निकल पड़े। कईयों का तो सफर अब भी जारी है। प्रवासी मजदूरों का बड़ा हिस्सा शहरों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के गांवों की ओर लौटा। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 25 लाख मजदूरों की वापसी हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर बनाई गई टीम 11 की बैठक में प्रवासी आयोग यानी माइग्रेशन कमीशन बनाने की बात कही, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों और श्रमिकों को रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। इसके लिए श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जा रही है और इस मैपिंग से मिले डेटा के आधार पर श्रमिकों और कामगारों को अलग अलग सेक्टर में लगाने का काम शुरू किया जाएगा। अब तक 14,75,000 कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपर, फर्नीचर और फिटिंग टेक्नीशियन, बिल्डिंग डेकोरेटर, होम केयरटेकर, ड्राइवर, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस, पैरामेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स का डेटा इकट्ठा किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि कृषि विभाग और दुग्ध समितियों में ऐसे श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजदूरों को राज्य स्तर पर बीमा का लाभ देने की व्यवस्था की जाए, जिससे उनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी राज्य को कामगारों की जरूरत पड़ती है तो कोई भी राज्य सरकार बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश के लोगों को कामगारों के रूप में लेकर नहीं जाएगी। योगी सरकार ने दावा किया है कि देश और दुनिया के हर कोने में अपने कामगारों और श्रमिकों के साथ सरकार खड़ी रहेगी। जानकारी दे रही थी गरिमा। सुबह की महकती चाय की प्याली के साथ अपने पूरे दिन पर नजर रखिए हमारे साथ। ताजा ताजा देश विदेश की खबरें, रिपोर्टें, इंटरव्यूज, बाजार का हाल, खेल की दुनिया और सबसे दिलचस्प बात ये कि भारत और दुनिया के सभी बड़े अखबारों की समीक्षा हर सुबह 7 बजे से। आज का दिन पता वही aajtak.in/रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां, सुनता है सारा जहां। राजस्थान और मध्य प्रदेश में फसलों पर हमला करने वाला टिड्डी दल अब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। जयपुर और आसपास के इलाकों में गर्मी के मौसम में पहली बार टिड्डी दल का हमला हुआ है। ये छोटे से कीट किसान के जिस खेत में बैठते हैं वहां बड़ा नुकसान करते हैं। आखिर क्या होता है ये टिड्डी दल, समझा रहे हैं हमारे सहयोगी अंजुम शर्मा। कोरोना से जब देश का हर नागरिक लड़ रहा है तो ऐसे में पश्चिमी राजस्थान का किसान एक और आपदा से घिर गया है, टिड्डियों का हमला। किसानों के खेत में टिड्डियों के दल धावा बोल रहे हैं और फसल नष्ट कर रहे हैं। ये टिड्डे एक प्रकार के बड़े उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल कीड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें आमतौर पर जून और जुलाई के महीने में आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होते हैं। लेकिन इधर कुछ समय पहले इन्हें सर्दी में भी खेतों पर उड़ते हुए देखा गया था। ये प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं और लंबी दूरी तक पलायन करने के लिए बड़े बड़े झुंडों का निर्माण करते हैं। भारत में ये अफ्रीकी देशों सूडान और एरिट्रिया जैसे देशों से उड़ते हुए सऊदी अरब और ईरान के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं और फिर सिंध प्रांत से होते हुए राजस्थान और गुजरात क्षेत्र को अपने आक्रमण से प्रभावित करते हैं। एक वयस्क टिड्डा जो होता है वो प्रतिदिन अपने वजन के बराबर भोजन खा सकता है, लेकिन यही जब एक झुंड में हो तो एक दिन में 10 हाथियों, 25 ऊंट और 2500 व्यक्तियों के बराबर अनाज खा सकते हैं। टिड्डियां पत्ते, फूल, बीज, तने और उगते हुए पौधों को खाती हैं और ज्यादा मात्रा में खाने के कारण टिड्डे पूरे फसल चक्र को ही बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण उत्पादन कम होता है, जो किसान के लिए बहुत बड़ा संकट है। जैसलमेर के युवा किसान विशाल तोमर बताते हैं कि कैसे वे टिड्डियों के दल के हमले से अपने खेत को बचाते हैं। ये एकदम से हमला करते हैं खेतों में और इनको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बड़ा एक भारी काम है। खेतों में जाके चद्दर से उनको उड़ाना पड़ता है या फिर मिट्टी फेंकनी पड़ती है जिससे वो उड़ जाएं, या पानी की बौछारें करनी पड़ती है। कुछ दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं जिनका स्प्रे करके भी इन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन दल का हमला है वो इतना अधिक मात्रा में होता है कि जिससे जो क्षति है वो रोकने का प्रयास करने के बावजूद भी काफी मात्रा में हो जाती है। रबी की फसल की अभी कटाई चल रही है और उसके साथ में सबसे ज्यादा जिसको इसका प्रभाव होता है, टिड्डी दल के हमले का प्रभाव होता है, वो होता है हरी फसलों पर, जिसमें ज्वार, बाजरा या फिर सब्जी की जो बेलें हैं सबसे ज्यादा क्षति उसको पहुंचती है। ये थे विशाल तोमर जो जैसलमेर में किसानी करते हैं। भारत में टिड्डियों के प्रकोप से बचाव और रणनीति के लिए एक संगठन काम करता है, टिड्डा चेतावनी संगठन, जिसे अंग्रेजी में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी LWO कहते हैं। इस संगठन के मुताबिक वर्ष 2019-20 में टिड्डियों के हमले से केवल राजस्थान में 3.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल खराब हुई थी। अगर रुपयों में इस नुकसान का आकलन किया जाए तो ये नुकसान 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। ये तब है जब राजस्थान के केवल 6 जिलों के 60,000 से ज्यादा किसान प्रभावित हुए थे। एक किसान के लिए उसकी फसल उसका कर्म धर्म सब होता है। कर्ज से लेकर बाजार और मौसमी संकट पहले ही किसान को समस्या चक्र से बाहर नहीं आने देता। ऐसे में टिड्डियों के प्रकोप को यदि नियंत्रित न किया गया तो गंभीर परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। शुक्रिया अंजुम शर्मा। अमेरिका एक बार फिर मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। 2011 के बाद से ये पहली बार होगा जब अमेरिका में बने रॉकेट पर
लोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। 2 दिन बाद निजी कंपनी स्पेस एक्स का रॉकेट 2 लोगों को लेकर उड़ेगा और राष्ट्रपति ट्रंप भी इस पल के गवाह बनेंगे। इसे भविष्य में अंतरिक्ष यात्राओं को लेकर बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं आज तक के लिए विज्ञान की खबरों पर नजर रखने वाले हमारे सहयोगी रिचीक मिश्रा। अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान का इतिहास 48 घंटे बाद बदल जाएगा। 21 जुलाई 2011 के बाद इस साल मई का महीना है, यानी करीब 9 साल बाद अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा अपने देश से, अपनी मिट्टी से अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजेगी। अभी तक ऐसा होता आया था कि वो अपने स्पेस शटल से भेजा करते थे अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में, लेकिन 2011 के बाद से अपना स्पेस शटल प्रोग्राम नासा ने बंद कर दिया था। वो लास्ट स्पेस शटल था अटलांटिस, और जिसने स्पेस शटल उसके बाद उसको ला करके एक म्यूजियम में रख दिया गया। स्पेस शटल प्रोग्राम के जरिए स्पेस स्टेशन के लिए 135 उड़ानें भरी गई थी। 30 साल चले इस प्रोग्राम में 300 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया। अब रही इस बार की बात, तो हम आपको बता दें 27 मई 2020 को अमेरिकी समयानुसार शाम को 4:33 पर नासा अपने 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ भेजेगा। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स का नाम है रॉबर्ट बेनिकन और डगलस हर्ले। रॉबर्ट बेनिकन स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग यानी स्पेस स्टेशन से अपने स्पेस कैप्सूल को जोड़ने के एक्सपर्ट हैं, उसे अलग करने के एक्सपर्ट हैं, रास्ते का निर्धारण वो करेंगे। इसके अलावा डगलस हर्ले ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के कमांडर होंगे। बेसिकली इस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में 2 ही लोग जा रहे हैं और इसे फाल्कन 9 रॉकेट से पृथ्वी की सीमा से ऊपर भेजा जाएगा और उसके बाद वहां से वो अपने आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेगा। पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेस एक्स कंपनी के साथ समझौता किया है। यह एक निजी कंपनी है। आपने उद्योगपति एलन मस्क का नाम सुना होगा। एलन मस्क ऐसे बड़े वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए विख्यात हैं, फेमस हैं, और वो इस चीज को बहुत ज्यादा महत्ता भी देते हैं। अब इससे नासा को फायदा ये होगा कि 9 साल बाद जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी अपनी कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम को फिर से शुरू कर रही है, तो उन्हें अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने के लिए रूस या यूरोप के रॉकेटों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। धन्यवाद। और अब बात भारत के उस महान हॉकी खिलाड़ी की जिसने आज 96 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वो ओलंपिक खेलों में 3 बार लगातार स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम की रीढ़ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। लंदन, हेलेंस्की और मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले बलबीर सिंह सीनियर को याद कर रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। स्टैंड पर खड़े हुए ऊपर को जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी फ्लैग के साथ ऊपर को उठता जा रहा हूँ। 1948 के लंदन ओलंपिक के फाइनल में 2 गोल कर ब्रिटेन को 4-0 से हराकर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले बलबीर सिंह सीनियर उस ऐतिहासिक लम्हे को कुछ यूं याद कर रहे थे। बलबीर सिंह सीनियर हॉकी का वो नाम जिन्होंने देश को 1948, 1952 और 1956 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताने में अहम भूमिका निभाई। रिकॉर्ड बुक के पन्ने पलटने शुरू करें तो बलबीर के नाम एक से बढ़कर एक कई कीर्तिमान दर्ज हैं, जिस पर पूरे देश को नाज है। इस बारे में हमने बात की वरिष्ठ हॉकी विशेषज्ञ और भारतीय टीम के पूर्व मैनेजर अनुपम गुलाटी से। वो भारत के सिर्फ एक ही खिलाड़ी हैं जो कि 2 बार ओलंपिक गेम्स में उनको गौरव था कि फ्लैग बेरर बने। कोई और स्पोर्ट्समैन को ये अभी तक उपलब्धि नहीं मिली है। स्पोर्ट्समैन के पहले पद्मश्री थे 1957 में। आजादी के बाद 1948 के ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत का जादू एक बार फिर चला। उस समय की टीम शानदार थी और बलबीर सबसे काबिल खिलाड़ियों में से एक थे।
वो जो सन 48 की टीम थी उसमें जो फॉरवर्ड लाइन थी बहुत ही लाइटनिंग फॉरवर्ड लाइन थी। बिल्कुल मेन अटैक्स जो होते थे वो राइट विंग से होते थे। इनका निशाना जो था बलबीर सिंह का ऑन द रॉन्ग फुट ऑपोजिशन के डिफेंस को और ऑपोजिशन के जो गोलकीपर थे उनको बीट करते थे और बिल्कुल जो स्किल उनकी थी लाजवाब थी। विद द बॉल उनकी जो रनिंग थी, ऑफ द बॉल भी रनिंग और विद द बॉल दोनों, वो बिल्कुल काबिले तारीफ थी। एक खिलाड़ी के तौर पर देश को कई गौरवपूर्ण लम्हे देने वाले बलबीर सिंह सीनियर ने 1975 के हॉकी विश्व कप में बतौर कोच देश को स्वर्ण पदक जिताने में अहम भूमिका निभाई। जो तरीका था फॉर कोचिंग और मैनेजरशिप का, उस पे पूरी टीम बिल्कुल बैलेंस थी और नतीजे आपको पता ही हैं। वहां पे जैसे हुआ, उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, परंतु मेरे ख्याल में वो जो ऐतिहासिक विजेता थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो मेरे हिसाब से दोहराना बहुत मुश्किल है। जितने बड़े प्लेयर उतना ही सहज व्यक्तित्व था उनका। अच्छे सुलझे हुए इंसान थे, बड़े हम्बल थे, ह्यूमिलिटी थी और कोई उनमें ये नहीं था कि पावर हंगरी थे। वो मतलब बिल्कुल ग्राउंडेड थे, जमीन पे उनके पैर थे, हवा में नहीं उड़ते थे और हवा में बातें भी नहीं करते। 3 ओलंपिक स्वर्ण, कई कीर्तिमान और 96 साल की लंबी आयु जीने के बाद भी एक चाहत उनकी अधूरी रह गई। मुझे कई बार कहा उन्होंने, मेरी बड़ी ख्वाहिश है दिल की कि मेरे जीते जागते भारत की टीम या तो विश्व कप जीते या ओलंपिक का गोल्ड मेडल एक बार मेरी जिंदगी में आ जाए। तो मैं इससे ज्यादा और कोई मेरी ख्वाहिश जो है, तो वो चीज मैं कभी नहीं भूलता हूँ उनकी, और वो नहीं हुआ उनकी लाइफ में, परंतु उनका योगदान बहुत ही ज्यादा था एज अ प्लेयर और उनका जो नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा हॉकी के इतिहास में इंटरनेशनल। भले ही बलबीर सिंह सीनियर अब हमारे बीच न हो, लेकिन वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। और अंत में चलते चलते सुनिए मुख्य समाचार। देश में विमान यात्रा आज से हुई शुरू। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से उड़ानों की शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एयर इंडिया के विमानों में बीच की सीट खाली रखी जाए, पहले की बुकिंग के लिए 10 दिन की मोहलत। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं अब छात्र अपने ही स्कूल में देंगे। भारतीय सेना ने भारत चीन सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ज्यादा जवान तैनात कर निगरानी बढ़ा दी है। कोरोना मरीजों के तेजी से बढ़ते आंकड़े के कारण भारत विश्व के 10 सबसे बड़े कोरोना प्रभावित देशों में शामिल हो गया है। केंद्र सरकार कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अलग अलग मंत्रालयों की ओर से उठाए गए सभी कदमों को डॉक्यूमेंट करेगी। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर नोएडा के बाद अब गाजियाबाद ने भी दिल्ली बॉर्डर किया सील, सिर्फ पास वालों को एंट्री। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 दिन के लिए तपती गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। आशंका है कि टिड्डी दल हरियाणा के रास्ते दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपील की है कि देश के श्रमिक कानून को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए रखें। रेलवे 22 मार्च से 30 जून के बीच रिजर्वेशन काउंटर से बुक कराए गए टिकटों के रिफंड आज से दे रहा है और ईद उल फितर का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। आज तक रेडियो के पन्ने पर आपके लिए कई खास पॉडकास्ट हैं। आज तक रेडियो के समाचार कार्यक्रम और विशेष पॉडकास्ट अब आप गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। हम तक पहुंचने के लिए आपको बस गूगल से कहना है आज तक रेडियो पॉडकास्ट। और हाँ, अपना फीडबैक हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके जरूर भेजें। अब मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।